बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करें वो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। अब हमारे पास दो तरह के ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, एक स्टेफाइलोकोकाई होते हैं और एक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। ठीक है, अब स्टेफाइलोकोकाई की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। उसमें उसके स्टेफाइलोकोकस के ग्रुप में 3 बैक्टीरियाज आते हैं मेनली। एक होता है हमारे पास स्टेफ ऑरियस, दूसरा होता है हमारे पास स्टेफ सेप्रोफेटिकस और तीसरा होता है हमारे पास स्टेफ एपिडर्माइडस। बस हमारे पास जस्ट इतनी सिंपल सी क्लासिफिकेशन है। 3 बैक्टीरियाज आ रहे हैं, स्टेफ ऑरियस, स्टेफ सेप्रोफिटिकस एंड स्टेफ एपिडर्माइडस। पहली दफ़ा नाम सुनने में मुश्किल लगेंगे, लेकिन एक दो दफ़ा रिपीट करने के बाद ये नाम आसान हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस में हमारे पास आ जाते हैं 6 बैक्टीरिया। 6 में से हमारे पास एक होता है स्ट्रेप पायोजिनीज, एक होता है हमारे पास स्ट्रेप ए गैलेक्टी और एक होता है हमारे पास स्ट्रेप निमोनिया। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं। बाकी हमारे पास 3 छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, वो कोई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन हम एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएंगे उनसे भी। उसमें से जो लेस इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया उसमें एक होता है हमारे पास स्ट्रेप विरिडेंस, एक होता है हमारे पास ई फिशेलिस और एक होता है हमारे पास स्ट्रेप बोविस। अब इसके हमने ना फर्दर, ये तो हमने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन होगी ना, इसके क्लेंसिफाइड ग्रुप पे भी क्लासिफिकेशन की गई होती है, जिसमें हम स्ट्रेप पायोजिनीज को ग्रुप ए में क्लासीफाई करते हैं, स्ट्रेप ए गैलेक्टी को ग्रुप बी में क्लासीफाई करते हैं और ई फिशेलिस और एस बोविस को हम ग्रुप डी में क्लासीफाई करते हैं। जो हमारे पास स्ट्रेप विरिडेंस होता है, जो हमारे पास स्ट्रेप निमोनिया होता है, उसकी हम क्लेंसिफाइड ग्रुप में क्लासिफिकेशन नहीं करते। उसके बाद जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे पास जो स्टेफ ऑरियस और स्टेफ हाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो याद रखना बच्चों, स्टेफ हाइलोकोकस जो है ना वो कैटालेज पॉजिटिव है। ये देखिए मैंने स्टेफ के साथ एक कैट भी बनाई हुई है। ठीक है, ये रही कैट। स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं वो कैटालेज पॉजिटिव होते हैं और जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो कैटालेज नेगेटिव होते हैं। अब कैटालेज पॉजिटिव और कैटालेज नेगेटिव से ये मुराद है कि जो कैटालेज पॉजिटिव होते हैं ना वो हाइड्रोजन परऑक्सीडेज जो एंजाइम होते हैं, हाइड्रोजन H2O2 जो हमारे पास पड़ा होता है उसका ब्रेकडाउन करा देते हैं। जो कैटालेज पॉजिटिव होते हैं H2O2 का ब्रेकडाउन करा के वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करा देते हैं। ठीक है, तो H2O2 जो होता है वो मेनली प्रेजेंट होता है हमारे पास, जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो H2O2 होता है ना वो एज ए मतलब वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसको किल करने में रोल प्ले करते हैं। तो जो स्टेफाइलोकोकाई होते हैं वो कैटालेज पॉजिटिव होते हैं, यानी कि वो H2O2 की ब्रेकडाउन करा देते हैं। जब H2O2 टूट जाएगा तो H2O और ऑक्सीजन वो बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस तरह से वो फैगोसाइटोसिस को इस तरह से ये जो कैटालेज पॉजिटिव करेक्टर है ना ये वायरुलेंस में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और जो स्ट्रेप्टोकोकाई है ये कैटालेज नेगेटिव होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेफ ऑरियस से। स्टेफ ऑरियस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखना। स्टेफ ऑरियस है ये हमें पता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, ग्रेप लाइक क्लस्टर, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा करेक्टर इसका है कि कैटालेज पॉजिटिव है, ये मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। चौथा करेक्टर है इसका कोगुलेज पॉजिटिव। कोगुलेज पॉजिटिव ये मतलब ये कोगुलेशन कराता है ब्लड की। ठीक है, पांचवा करेक्टर जो इसका है फर्मेंट मैनिटोल। और फिर नेक्स्ट है ये स्टेफाइलोटॉक्सिन प्रोड्यूस कराते हैं। एक पिगमेंट होता है स्टेफाइलोटॉक्सिन, उसको प्रोड्यूस कराते हैं। एंड नेक्स्ट ये बीटा हेमोलिसिस कराते हैं। अब जो स्टेफ ऑरियस और इसके जो इसी स्टेफ के ग्रुप के दूसरे मेंबर होते हैं, यानी कि स्टेफ एपिडर्माइडस और स्टेफ सेप्रोफेटिकस, उनमें अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए ना तो उनको हम किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कराते हैं, उनको हम 2-3 बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कराते हैं। एक ये होती है कि एक जो हमारे पास हेमोलिसिस वाली होती है बीटा हेमोलिसिस, जो हमारे पास स्टेफ ऑरियस है वो हेमोलिसिस शो कराते हैं, बीटा हेमोलिसिस। जबकि जो हमारे पास स्टेफ एपिडर्माइडस और स्टेफ सेप्रोफिटिकस है वो ऐसा कुछ नहीं करते। ठीक है, अब जो स्टेफ ऑरियस है वो स्टेफाइलोजेंथिन प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, बाकी जो स्टेफ सेप्रोफिटिकस और जो दूसरा स्टेफ एपिडर्माइडस वो ऐसा कुछ नहीं करता। और ये जो होते हैं ये मैनिटोल की फर्मेंटेशन कराते हैं और बाकी दो जो होते हैं वो मैनिटोल की फर्मेंटेशन नहीं कराते। ठीक है, बाकी जो करेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सबके सेम ही हैं। अब अगर इसके हम सेलवाल कंपोनेंट्स की बात करें तो सेलवाल के कंपोनेंट्स में इसकी सेलवाल में 4 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन ए की। अब जो प्रोटीन ए होता है ना वो क्या करते हैं, जो हमारे पास IgG एंटीबॉडी होती है ना उसके FC पोर्शन के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, अब जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ने आके बाइंड होना होता है ना IgG पे, वहाँ पे आके बाइंड हो जाती है प्रोटीन ए। तो इस वजह से कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन नहीं होती है। जब कॉम्प्लीमेंट के आगे क्रॉस लगाया मैंने, कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन नहीं होगी तो C3b की प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, C3b जो होता है ये हमारे पास ऑप्सोनाइजेशन में रोल प्ले करता है और जो चीज़ ऑप्सोनाइज्ड हो जाए वो ईजिली फेगोसाइटोज हो जाती है। अब कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन नहीं होगी, C3b की प्रोडक्शन नहीं होगी, C3b की प्रोडक्शन नहीं होगी तो ऑप्सोनाइजेशन नहीं होगी, ऑप्सोनाइजेशन नहीं होगी तो फेगोसाइटोसिस नहीं होगी। ठीक है, तो प्रोटीन ए का रोल आपको समझ में आ गया है। अब हम बाकी तरफ चलते हैं।
दूसरा जो सेल वॉल का कंपोनेंट होता है वो होता है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड जो होता है वो राइबोटोल फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्टेफाइलोकोकस को जो म्यूकोजा की सरफेस होती है ना उसके साथ अटैच करा देते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है लिपोटिकोइक एसिड। लिपोटिकोइक एसिड क्या कराता है, सेप्टिक शॉक प्रोड्यूस कराने में रोल प्ले करता है। कैसे, ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना वहाँ से साइटोकाइंस रिलीज कराता है। कौन से साइटोकाइंस रिलीज कराता है, इंटरल्यूकिन 1 और TNF, इनको रिलीज कराते हैं और सेप्टिक शॉक प्रोड्यूस कराते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेल वॉल का कंपोनेंट है वो होता है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो होता है वो एंटीफेगोसिटिक होता है, कि अगर उसके साथ बाहर कैप्सूल है तो उसकी फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। दूसरा ये है कि जो एंटीफेगोसिटिक कैप्सूल होता है ना वो एंटीजेनिसिटी देता है, ठीक है, एंटीजेनिक होता है। तो उसकी बेस पे हम इसको डिफरेंट सीरोटाइप्स में डिवाइड कराते हैं। तो जो हमारे पास स्टेफ ऑरियस होता है उसकी 11 सीरोटाइप्स होती हैं, और मोस्टली जो मोस्ट कॉमन सीरोटाइप्स होती हैं वो टाइप 5 और टाइप 8 होती है। ये दोनों मिला के 85% सीरोटाइप्स का देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके ऊपर सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर होता है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है ना उसकी एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि एंडोटॉक्सिन जो होता है ना वो मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट कराता है और उधर से साइटोकाइंस को प्रोड्यूस कराता है। अब जो साइटोकाइंस होते हैं ना वो आगे आके कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन कराते हैं और कोगुलेशन कास्केड की एक्टिवेशन कराते हैं। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया हम वो इसका नेक्स्ट वीडियो में करते हैं स्टेप की।